लास्ट कौन सा हुआ था? मैकेविटी अभी नहीं हुआ। 10 ये हो गया था। चलिए, द सोल्जर स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर से स्टार्ट कर लेते हैं। द सोल्जर इज रिटन बाय, स्टार्ट करूं ना? द सोल्जर इज रिटन बाय पोएट रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। बस आज भर इस तरह की कहानी चलेगी, और उसके बाद कल से तो हम लोग फिर से कल और परसों क्लास बंद रहेगा, और मंडे को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? द सोल्जर इज रिटन बाय पोएट रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द फेमस पोएट, डब्ल्यू बी इट्स, यानी एक प्रसिद्ध कवि डब्ल्यू बी इट्स के अनुसार, ही वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन, वह सबसे ज्यादा सुंदर जवान व्यक्ति थे इन इंग्लैंड। इनके द्वारा ये एक कॉम्प्लीमेंट है। किसके, किनके द्वारा? डब्ल्यू बी इट्स के द्वारा। किनके लिए? रूपर्ट ब्रूक के लिए, कि ही वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। आपके बुक में ना हैंडसमेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसी के लिए हमने मोस्ट हैंडसम शब्द का प्रयोग कर दिया है। द पोएट इज सेइंग, कवि कह रहे हैं, दैट व्हेन ही वुड डाई, अगर वह मर जाते, ही वुड बी गिवन ए कॉर्नर ऑफ ए फील्ड ऑन द अर्थ हिडन फ्रॉम डस्ट। यानी कि अगर वह मर जाएं, मतलब एक काल्पनिक बातें हैं कि अगर वह मरते हैं तो ही वुड बी गिवन, उन्हें दिया जाए, ए कॉर्नर, एक कोना, ऑफ ए फील्ड, यानी उस धरती का, ऑन द अर्थ, यानी धरती का वो कोना दिया जाए, हिडन फ्रॉम डस्ट, यानी कि एक पैट्रियोटिक कविता है ये, पैट्रियोटिज्म को बतलाती हुई कविता है ये। और इस कविता के माध्यम से कवि इस बात को बताना चाहते हैं कि अगर इस मतलब मेरी मृत्यु हो जाए तो इंग्लैंड की धरती का एक भाग, एक कोना मुझे नसीब हो, जिसमें मैं, नहीं आप गाना सुने होंगे, मिट्टी में मिल जावा, यानी कि मैं इस मिट्टी में मिल जाना चाहता हूं। इस तरह की देशभक्ति दिखा रहे हैं कवि रूपर्ट ब्रूक अपने देश के प्रति। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, यानी एक अंग्रेज सैनिक के फीलिंग्स को, यानी कि जो उनके अंदर की मन की जो भावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, समझा रहे हैं। द सोल्जर वेंट टू फॉरेन, द सोल्जर यानी फॉरेन जाते हैं, टू फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। इनफैक्ट जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, या फिर इस तरह के युद्ध जब देश की तरफ से होते हैं तो जाना पड़ता है, तो दूसरे राष्ट्र में जाके वो युद्ध कर रहे हैं। ही इज फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, वह पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति से भरे हुए हैं। ही फील्स, वह अनुभव करते हैं, दैट द प्लेस इज फॉर इंग्लैंड, यानी वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए, फॉर एवर, हमेशा के लिए। वेयर ही विल बी ब्राउट आफ्टर हिज डेथ, जहां पर उसे मृत्यु के पश्चात लाया जाए, यानी कि मृत्यु के पश्चात, यानी जहां उसे दफनाया जाए या जहां पर उसे उनको ला के रखा जाए, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए, ऐसी परिकल्पना करते हैं अपने देश के लिए। When war started, जब युद्ध प्रारंभ हुआ, ही वॉन्टेड ए फ्लावर, तो वह एक फूल की चाहत रखते हैं। फूल की चाहत मतलब क्या? मैं मरूं तो एक फूल नसीब हो मेरे देश से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं। which would be given love, जो प्यार दे, विदाउट नोइंग द डेफिनिट वे वेयर ही इज टू गो, यानी बिना यह जाने कि वह कहां जा रहे हैं। मतलब है कि वह जहां जा रहे हैं, यानी इस मृत्यु के पश्चात वह जिस जन्नत को पाना चाहते हैं, वहां पे और कुछ नहीं बल्कि इंग्लैंड से एक फूल, एक प्यार की दरकार रखते हैं। कि दरकार रखना मतलब है कि एक अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें एक फूल का नसीब हो, यानी प्यार मिले। यानी देश से वो कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि मैं इस देश के लिए मरूं तो निश्चित तौर पे मुझे ये देश से वो प्यार मिले, और उस प्यार की दरकार वो करते हैं। ही ऑलवेज कॉन्टेक्ट्स, वह हमेशा कांटेक्ट करते हैं विथ इंग्लिश एयर, के इंग्लिश एयर के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। इनफैक्ट विथ इंग्लिश एयर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश एयर मतलब क्या? इंग्लिश एयर का मतलब क्या होगा? अंग्रेजी हवा। मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी हवा, बल्कि मतलब ये हुआ इंग्लैंड की हवा, यानी कि वो जिंदगी चाहते हैं तो वो इंग्लैंड की हवा से, मतलब इंग्लैंड के प्रति इतना प्यार को दर्शाते हैं। ही वॉज वॉकिंग, वो चलते हैं, वो सोचते हैं अबाउट डिस्प्यूट इन वार, हमेशा, यानी कि जब एक सैनिक के रूप में हमेशा वार के में डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा या कलह होता है, यानी कि वार में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वह हमेशा उनके दिमाग में वही रहता है। ही थॉट, वह सोचते थे हिमसेल्फ, स्वयं से, दैट नॉट अ सिंगल एविल वर्ड
केम टू हिज माइंड, यानी देश के प्रति उनके दिमाग में कभी भी एक बुरा शब्द ना आए। मतलब ये कहते हैं जैसे हम अपने देश से शिकायत करते हैं, कहते हैं भाई हमें क्या मिला देश से, हम देश के प्रति क्यों प्यार करें, लेकिन इनका कहना है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे मन में देश के प्रति कभी भी एक दुर्भावना यानी गलत शब्द ना आए। द सोल्जर थिंक्स, सोल्जर सोचते हैं दैट ही हैज गॉट सो मेनी थॉट्स, यानी कि उन्हें बहुत सारे थॉट्स यानी कि विचार आए मिले इन हिज नेशन, अपने राष्ट्र में। ही हैज गॉट द रोड्स द फ्लावर्स, यानी कि वो ये बताते हैं लास्ट अपने स्टांजा में, दरअसल ये एक सोनेट है। और सोनेट में क्या होता है, सोनेट कितने लाइन की कविता होती है, 14 लाइन की, 8 और 6 लाइन में बटा रहता है। तो प्रथम 8 लाइन जो होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और लास्ट का जो 6 लाइन होता है वो सेस्टेट कहलाता है। और ऑक्टेव में मुद्दों को उठाया जाता है और सेस्टेट में उनका समाधान किया जाता है, यानी उनका सॉल्यूशन होता है। ये सब बात आपको जाननी चाहिए। तो वही लास्ट में ये बोल रहे हैं, समाधान देते हुए बोलते हैं कि हमें अपने देश से क्यों प्यार करना चाहिए। ये बोलते हैं कि मैं जो जिंदा हूं जिस हवा की वजह से, वो भी इंग्लिश एयर है, यानी कि मरने के बाद मैं एक फूल की ख्वाहिश रखता हूं। उसके बाद ये बताते हैं कि भाई ये जो सोच मिला, हमारी जो ये सोच है ये हमें देश से मिला। गॉट द रोड्स, रोड मिला, फ्लावर्स, फूल मिले, द एयर, हवा मिले, एंड एवरीथिंग ही हैज, और जो कुछ है वो सब किससे मिला, देश से ही मिला है। द पोएट हैज रिटन, कवि ने रिटन लिखा है 5 वार सोनेट्स, 5 वार सोनेट्स लिखा है, जिसमें ऑफ विच द सोल्जर इज द बेस्ट सोनेट, जिसमें द सोल्जर काफी अच्छा है और काफी सबसे अच्छा है। उन्होंने 5 वार सोनेट लिखे हैं जिसमें द सोल्जर का स्थान अग्रणी है। ठीक है, कुछ समझ में तो जरूर आया होगा। मैकेविटी, मैकेविटी दरअसल एक बिल्ली का नाम है, और स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड के लिए एक हेडेक की तरह हो गया था, यानी कि वहां के क्राइम, वहां के क्रिमिनलाइजेशन की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, जिस वजह से कवि, जो कवि हैं, इनके कवि का नाम क्या है, टी.एस. एलियट, और टी.एस. एलियट ने उस समय के क्रिमिनलाइजेशन को पॉइंट आउट करते हुए एक कविता लिखी, जिसमें एक क्रिमिनल को एक आधार बनाकर, जिसका नाम है मैकेविटी। मैकेविटी दरअसल एक बिल्ली को बनाया गया, बिल्ली एक सातिर प्राणी होता है ना, उसकी एक्टिविटी से लगता है, इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक लाइट पोएम है, इसको कहते हैं मॉक हीरोइक वेन, यानी कि एक छोटी मोटी हल्की फुल्की कविता, यानी कि एक उदाहरण लेके। और इस तरह की जो कविताएं होती है ना, वो मेटाफोर्स कहलाती है। मेटाफोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है। यानी निशाना है इंग्लैंड के क्रिमिनलाइजेशन का, अपराध जगत का, लेकिन निगाहें रखी गई हैं एक बिल्ली जैसे एक सामान्य टॉपिक पे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की जो कविताएं होती है मेटाफोर्स, और खासतौर पे टी.एस. एलियट अपने जमाने के सबसे ज्यादा इस तरह की कविताएं लिखने वाले जाने जाते थे। तो मैं इस कविता के बारे में थोड़ा पढ़ूं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ म्यूजिकल पोएम, यह एक गीतमय कविता, और कुछ ऐसे अपराध जगत की चीजों को या कुछ सीरियस टॉपिक को म्यूजिक यानी गाने में रख के, है ना, लोगों को एक संदेश दिया जाता है। खासतौर पे आप देखे होंगे कि राज कपूर की फिल्में, जो पुरानी फिल्में होती हैं, उसमें हर लाइन में एक मैसेज होता था, है ना। आजकल के गाने तो मैंने समझते ही है कि उसमें कोई मैसेज नहीं होता। बेबी को बेस पसंद है, अभी वाला ये गाना कोई मतलब नहीं निकलता है कि बेबी को बेस पसंद है से क्या लेना देना है। लेकिन पुराने गाने में आप देखेंगे कि एक मैसेज आता है कि पैसा बोलता है ना, नहीं पैसा बोलता है, मतलब इस तरह के गाने आप बहुत सुने होंगे। तो ठीक इसी तरह से टी.एस. एलियट ने अपनी कविता के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है लोगों के बीच में। कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। यानी यह कहां से लिया गया है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी कि इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है जिससे ये कविता ली गई है। मैकेविटी इज द नेम ऑफ ए मिस्ट्री कैट, इनफैक्ट अभी कविता का वर्णन कर रहे हैं। मैकेविटी एक मिस्ट्री, एक रहस्यमय बिल्ली का नाम है। मैकेविटी इज टॉल एंड थिन, मैकेविटी लंबी और थिन यानी कि छरहरी बदन की, टॉल एंड थिन। हिज आईज आर संकेन, उनकी आंखें संकेन, सचेत, अलर्ट। संकेन का मतलब हो गया अलर्ट से। ही इज कॉल्ड ए वेरी डेंजरस कैट, वह बहुत ही खतरनाक बिल्ली है। बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, क्योंकि वह बिल्कुल ही सातिर, जिसको कहते हैं ना मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, अपराधियों में से भी सातिर है। एक्चुअली टी.एस. एलियट हैज टेकन एन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, एक्चुअली दरअसल टी.एस. एलियट ने एक सामान्य विषय को लिया है, लाइक कैट, जैसे बिल्ली का उदाहरण देके, एंड हैज गिवन ए हेरोइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिटिल क्रिएचर, है ना। यहां पे देखिएगा
ए हेरोइक डिस्क्रिप्शन, एक मजाकिया वर्णन ऑफ द लिटिल क्रिएचर, एक छोटे जीव का, यानी एक छोटे जीव का उदाहरण लेके एक मजाकिया क्रिएशन किया है। मैंने मजाक मजाक में ही बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। ही कॉल्स द कैट, वह बिल्ली को पुकारते हैं या कहते हैं द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन ऑफ क्राइम का मतलब है कि मास्टर यानी अपराधी, वेटरेन जिसको कहते हैं, अगर एक शब्द में उसे बोला जाए तो वेटरेन। ही चैलेंजेस एनी लॉ, जो हर कानूनी नियमों को चैलेंज देता है, चुनौती देता है। ही हैज बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम, वह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यानी बहुत बड़ी समस्या है ऑफ लंदन पुलिस, लंदन पुलिस की। बिकॉज व्हेन पुलिस, क्योंकि जब पुलिस गो टू द सीन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम अपराध की जगह पे पहुंचती है, जाती है, दे डोंट फाइंड मैकेविटी ओवर देयर, तो वह वहां मैकेविटी को नहीं पाती है। द पोएट यूजेस द गैलोपिंग रिदम, यूजेस यानी कि कवि इस कविता के माध्यम, इस कविता में गैलोपिंग रिदम, गैलोपिंग रिदम का शुद्ध हिंदी होता है सरपट ताल। सरपट ताल का मतलब होता है जो एक हर स्टांजा के बाद एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर रिपीट होती है। जैसे आप गीत भी गाते हैं, गाना बॉलीवुड के, तो आप देखते हैं पहला लाइन जो होता है वह कुछ निश्चित अंतराल पर रिपीट होता है, उसको कहते हैं गैलोपिंग रिदम। और एक होता है जो रिदम होते हैं वो खास तौर पे लय बनाता है ना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो लास्ट में देखें आर आर आया ना, है ना, वो एक लय बनाते हैं, वो रिदम हुआ। और जो एक निश्चित एक पूरा एक लाइन, एक पूरा एक सेंटेंस जो एक स्टांजा के बाद रिपीट होता है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे, उसको क्या कहते हैं? गैलोपिंग रिदम। समझ में आ गया होगा गैलोपिंग रिदम। और उसमें इसमें गैलोपिंग रिदम क्या है? देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अगर आप ये कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये हर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर रिपीट हुआ है। ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, वह हर कानूनी नियमों को तोड़ता है। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट नो वेयर ही इज फाउंड, वह हमें हर जगह ढूंढा जाता है ना, लेकिन वह मिलता कहीं नहीं है। एवरीवेयर बट नो वेयर ही इज फाउंड, लेकिन वह कहीं मिलता नहीं है। ही मूव्स हिज हेड, वह अपने सिर को ऐसा घुमाता है, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर लाइक स्नेक, ऐसे घुमाता है अपने सिर को जैसे सांप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। एंड ही इज ऑलवेज अलर्ट, और वह हमेशा वह अलर्ट रहता है। ही कैन बी फाउंड एनीवेयर, वह कहीं भी मिलता है। एंड एवरीवेयर, और कहीं भी रहता है, लेकिन बट व्हेन क्राइम इज डिटेक्टेड, लेकिन जब अपराध की खोज की जाती है या फिर अपराध का पता चलता है, ही कैन नॉट बी फाउंड देयर, तो वो वहां पे नहीं मिलता है। ही इज वेरी टॉल एंड थीन, इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हिज हेड इज शेप्ड लाइक ए डोम, गुंबद के जैसा उसका जो सिर है। ये सारा चीज ना आपको जब वहां पढ़ेंगे तो स्टांजा में आपको मिलेगा। लाइक ए डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद की जैसा शेप है उसके सिर का। ही लूट्स किचन रूम, लूट मने वही जो आप समझते हैं हिंदी में, लूट मने लूटना, अंग्रेजी में भी इसे। ही लूट्स किचन रूम, वह किचन रूम को लूटता है। एंड ज्वेल केस, और ज्वेल केस मतलब आभूषण जहां रखे जाते हैं, है ना, उसको तिजोरी आप कह सकते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पी जाता है। ही ब्रेक्स द ग्लासेस ऑफ हाउस, वह ग्लास के घर के कांच को तोड़ता है। ही कमिट्स डजेस ऑफ क्राइम, डजेस लिखा गया, डजन्स ऑफ क्राइम, है ना, वो दर्जनों अपराध करता है। बट नो बडी कैन कैच हिम, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। इवन लंदन पुलिस डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ हिज क्राइम्स, यहां तक कि लंदन पुलिस के पास भी उसके क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एट लास्ट द पोएट कंपेयर्स, यानी अंत में पोएट कंपेयर करते हैं मैकेविटी को एज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी नेपोलियन ऑफ क्राइम से इसकी तुलना करते हैं। दिस इज द म्यूजिकल सॉन्ग एंड ह्यूमरस पोएम, यह एक म्यूजिकल मतलब गीत में, है ना, संगीत में, एंड ह्यूमरस मतलब मजाकिया, मजाकिया लहजे की कविता है। अबाउट ए मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में जिसका नाम है मैकेविटी। दरअसल इस पूरी कविता को मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया और आप बहुत आसान सेंटेंसेस भी थे। इस पूरी कविता के माध्यम से आप ये समझिए कि इंग्लैंड के अपराध जगत की तुलना एक साधारण विषय बिल्ली लेकर उनकी तुलना की है, और उनके सातिरपन को, उनके रहस्यमयी को, बातों को जनता के सामने, पब्लिक के सामने अलर्ट करने का कोशिश किया है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते होंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी कि एक देशभक्ति की भावना यानी एक्साइट करने का काम करते थे। तो कवि का काम होता है कि खास तौर पे हमारे देश में, समाज में जो बुराइयां हैं उनको अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना। और उसमें एक उदाहरण ये भी है जो टी.एस. एलियट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, मैं आगे बढ़ूं। फायर हिम,
फायर हिम का मतलब होता है अग्नि स्तुति, अग्नि की पूजा। और खास तौर पे ये एक पारसी धर्म यानी पारसी समुदाय के में अग्नि की जो पूजा की जाती है और उससे संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, उसके विषय में ये बात है और इस पर चर्चा की गई है। फायर हिम हैज बीन रिटन बाय, फायर हिम लिखा गया है, इसका हिंदी आप समझ गए होंगे, अग्नि स्तुति, जो पूजा करते हैं वही। हैज बीन रिटन बाय केकी एन दरुवल्ला, केकी एन दरुवल्ला के द्वारा लिखा गया ये है फायर हिम। हेयर द पोएट, यहाँ कवि हैज एक्सप्रेस्ड ने वर्णन किया है, व्यक्त किया है, हिज व्यूज अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फायर इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में आग के महत्व के बारे में या से संबंधित। रिगार्डिंग का मतलब संबंधित। एक्चुअली फायर इज रिगार्डेड, दरअसल फायर संबंधित है एज गॉड, भगवान से, इन पारसी कम्युनिटी, यानी कि भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है पारसी समुदाय में। किसको? आग को, अग्नि को। हमारे धर्म में भी अग्नि की पूजा होती है। द पोएट इज द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब? 1984 में, के प्राप्त करता है, रिसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला हुआ है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट, एक जलते हुए घाट का। अगर आप ये कविता पढ़े होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि एक जलते हुए घाट पर माने कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो कितना गलत कितना सही है, किस तरह की बातें हैं जो खास तौर पे पारसी धर्म में कुरीतियां थी, है ना। इसकी चर्चा आपको आगे मिलेगी। द बर्निंग घाट इज फुल ऑफ फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी जो जलता हुआ घाट है, घाट समझते हैं जहां पर जलाया जाता है इंसानों को, खास तौर पे पारसी धर्म में और हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म से ही एक तरह से कर सकते हैं कि माइग्रेटेड कम्युनिटी है पारसी, बहुत कम है पारसी यहाँ पे, लेकिन लगभग जो राइट्स होते हैं, राइट्स मतलब रीति रिवाज, जो कन्वेंशंस होते हैं, रीति रिवाज, जो ट्रेडिशंस होते हैं, वो संभवतः जो हिंदू में है वही पारसी धर्म में भी लगभग है। जिस तरह से हमारे यहाँ भी, हमारे धर्म में भी अग्नि की पूजा होती है, तो उनमें भी अग्नि की पूजा होती है। तो बर्निंग घाट इज फुल ऑफ फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग की ज्वाला से पूर्ण है, यानी भरा हुआ है। द सीन इज फियरफुल, सीन यानी कि जो सीन है, जो परिदृश्य है, वह भयभीत है, डरावना है। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट, यानी रात में उस जलता हुआ आग का दृश्य जो है वह डरावना बनाता है, भयानक बनाता है, भयावह है। द घोस्ट्स यानी भूत आर मूविंग एंड फ्राइटेन द ट्रेवलर्स, यानी कि भूत घूम रहे हैं, एंड फ्राइटेन यानी डराते हैं, द ट्रेवलर्स माने यात्री को। ये सब चीज ना उस जगह के डरावनेपन को दिखाने के लिए ये सीन लिखा गया। ये सारे वर्ड्स जो लिखे गए हैं, तो क्या सचमुच में भूत घूम रहे हैं? नहीं, बल्कि उस समय के माहौल को प्रदर्शित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, खासतौर पर कविता में। सॉरी। एज द मून लाइट स्प्रेड एमोंग द बोन्स, यानी मून लाइट मतलब क्या हो गया? चंद्रमा की किरणें। स्प्रेड मतलब हुआ फैलना। एमोंग द बोन्स यानी हड्डियों के बीच में फैलती हुई, यानी कि हड्डियां पर जब पड़ती हैं तो वह बिल्कुल चमकती हैं, ब्राइटनेस उसका लगता है। तो इस तरह के जो सीन है ना, वो डरावने हैं, और वो डरावने सीन को प्रस्तुत करके उसकी क्रूरता का वर्णन किया गया है कि कितनी क्रूर विचारधारा थी, कितनी क्रूर रीति रिवाज थे, जो कि अब नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे उसी क्रूर रीति रिवाज का वर्णन करके उसे रोकने की बात इस कविता के माध्यम से करते हैं। और वो कहते हैं कि अग्नि स्तुति करके, कि अग्नि की पूजा करते हुए कहते हैं कि अग्नि आपका दोष नहीं है, ये हम इंसानों का दोष है कि हमने आपको इस काम को करने के लिए हम लोग आपको देते हैं, तब तक जलाना आग का काम है, आग का तो नेचर है जलाना, जो चीज जलाएंगे वो तो जलेगा। द स्पीकर हिमसेल्फ, कवि थी, स्पीकर जो यहाँ के खास तौर पे जो कवि हैं स्वयं, स्पीकर उन्हें वक्ता, लेकिन यहाँ कवि से लेंगे, हिमसेल्फ इज फियर्ड, वो भी डरे हुए हैं, खुद डरे हुए हैं, बिकॉज द रेडनेस ऑफ फायर, क्योंकि आग की लालिमा, एपियर्स वेरी क्रूएल यानी कि बहुत ही क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्रूर, बिल्कुल उसकी जो लालिमा है उसको देख के बिल्कुल क्रूरता प्रकट होती है। वह काफी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। ही रिमेंबर्स, वो याद करते हैं, हिज फादर, कि उसके पिता ने कहा, हिम लुक एट द हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन रिमेन्स, यानी कि उनके पिता के द्वारा ये कही हुई बातें, कि उनको इशारा करके बताया था कि अधजले उंगलियों को देखो और बोन रिमेन्स, जो बचे हुए जो हड्डियां हैं उनको देखो। व्हिच हैज बीन फॉरगॉटन
टू रिड्यूस देम इनटू एश, जो संभवतः राख में बदलने को मतलब परिणत होने में भूल गई। यानी कि आपको उस कविता को मैं थोड़ा याद दिलाऊं, थोड़ा बैकग्राउंड में उसके बैकग्राउंड में ले चलूं, तो इस बात को समझ में आएगा कि उसमें रीति रिवाज थी कि बच्चों की बलि दी जाती थी और आग में उसे बांध के उसे जलाया जाता था। उसके बाद टावर ऑफ साइलेंस में उसके राख को रखा जाता था। इतनी क्रूरता थी उस धर्म में, और जिस धर्म में और उस धर्म के लोग इस बात को मानते थे कि ये दोष हम इंसानों का नहीं है, बल्कि ये तो अग्नि का दोष है। और इसी कुरीतियों को, जो एक तरह से बैड कन्वेंशंस थे, उनको हटाने के लिए ये क्या नाम है इनका, टी.एस. एलियट नहीं, क्या नाम है इनका, के अंदरुबल्ला, जो खुद पारसी हैं, इन्होंने इस बात को लेकर बात किया है। हाँ, द स्पीकर रिवील प्रकट करते हैं हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, अपने धार्मिक पहचान को। ही बिलोंग्स टू जेरोस्ट्रियन रिलीजन मतलब जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं उसे पारसी धर्म। एक्चुअली ही रिमाइंड्स हिज रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दरअसल वह रिमाइंड करते हैं अपने धार्मिक भावनाओं को ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब कि अपने बचपन के जो धार्मिक भावनाएं उनके दिमाग में थी उनको वो दर्शाते हैं, दोहराते हैं या रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं। ही स्वेयर्स ट्वाइस, वह दोबारा कसम खाते हैं, टू सेव द फायर फ्रॉम टू डिफरेंट सिंस, यानी उन दो विभिन्न पापों से आग को बचाने की वह दोबारा कसम खाते हैं। दिस पोयम रिवील्स, यह कविता प्रकट करती है द रिलीजियस लर्निंग ऑफ ए पारसी के, यानी कि पारसी के धार्मिक सीख की भावनाओं को प्रकट करती है यह कविता। ही वर्शिप्स, वह पूजा करते हैं फायर, आग की, एज गॉड मतलब भगवान की तरह। बट ही बर्न्ट हिज इनबॉर्न इन द फायर which was against the custom of the Parsi, so he decided not to act again in future like this। यानी कि वह पूजा करते हैं भगवान की तरह आग की, लेकिन उससे इनबॉर्न, यानी कि ही बर्न्ट हिज इनबॉर्न इन द फायर, लेकिन जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताया कि यानी इनबॉर्न बेबी को आग के हवाले जो किया जाता है, यह पारसी धर्म के खिलाफ है और वो इसकी आलोचना करते हैं। एंड ही डिसाइडेड नॉट टू एक्ट अगेन, और इस तरह के कार्य नहीं करने की, इन फ्यूचर लाइक दिस, ऐसे कार्यों को भविष्य में नहीं करने की वह कसम खाते हैं। ठीक है, यानी सीधा सीधी समझिए कि आग की पूजा करते हैं, अग्नि की स्तुति करते हुए इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो अपराध पारसी धर्म में या जेरोस्ट्रियन फैमिली में होता है वो आगे से नहीं होना चाहिए, इस बात की वो कसम खाते हैं। वो अपने बचपन को याद करते हैं किस प्रकार से उनके पिताजी ने उनके उस तरह के क्रूर कार्यों को दिखलाया था, वो उसे याद करते हुए कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 2 चैप्टर बचा हुआ है। स्नेक, चूंकि आज हमारा टारगेट है खत्म करने का, है ना, नहीं तो 1 चैप्टर के लिए फिर कल आना पड़ जाएगा, तो खत्म कर दे ना, नहीं तो 1 चैप्टर के लिए आना पड़ जाएगा। और मंडे से हमारा प्लानिंग है, बिल्कुल हम प्लानिंग से चल रहे हैं। तो आप गौर किए होंगे कि हम लोग लगभग 23-24 क्लास कर चुके हैं, 24-25 क्लास इनफैक्ट अभी हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, और हम लोगों ने बिल्कुल ही सिस्टमैटिक ढंग से ग्रामर और लिटरेचर को खत्म किया है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब बचे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से सिस्टमैटिक वे से रहना है। अप टू 10th of जनवरी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद 20 दिन आप रिवाइज करेंगे। आपको जो समस्या होगी फिर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, फिर मैं बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको हेल्प करूंगा। लेकिन अभी 10 जनवरी तक अप्रोक्सीमेटली आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। स्नेक स्नेक का मतलब होता है सांप। ये कविता D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है और इंसानों के मन की भावना, मन कितना चंचल होता है, मन कितना बदलता रहता है, इस बात का द्योतक है ये कविता। इस बात को समझाते हुए इस कविता का भावार्थ समझाया, मतलब बताया गया है कि मन कितना चंचल होता है। मन कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी एक ही चीज को पाने की जिद करता है तो फिर वही चीज पा लेने पर उसे छोड़ने की जिद करता है, उसमें पछताता है। यानी मन की चंचलता का वर्णन इस कविता के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देने का कोशिश किया गया है। स्नेक हैज बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में, ही एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वह प्रिमिटिव लाइफ यानी मौलिक जीवन के गुणों की एक्सॉल्ट मतलब आलोचना करते हैं, एंड की बड़ाई करते हैं। एक्सॉल्ट मतलब होता है बड़ाई करना। एंड डिनाउंसेस और आलोचना करते हैं द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, यानी आधुनिक सभ्य जीवन के
कृत्रिमताओं और नकलीपन की आलोचना करते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि डिनाउंसेस का मतलब होता है आलोचना करना यानी बुराई करना, एक्सॉल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना यानी बड़ाई करना। द पोएट हैज प्रेजेंटेड, कवि ने प्रस्तुत किया है, ए सिंपल स्टोरी, एक सामान्य सी कहानी ऑफ ए स्नेक, सांप का उदाहरण लेके, हु केम टू वाटर ट्रॉ, जो उनके घर में जलपात्र के पास आया है, यानी कि पानी पीने के लिए अर्धरात्रि में आया। वो कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था, जुलाई का महीना था। द पोएट वॉज वेरी थर्स्टी, यानी कवि भी काफी प्यासे थे। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, यानी कभी भी वहां पे पानी पीने के लिए आते हैं। एट दैट टाइम, उस समय, ए थर्स्टी स्नेक केम आउट ऑफ इट्स होल नियर द वाटर ट्रॉ, और उसी समय से एक होल से, उनके घर के दीवार की छेद से, बिल से एक सांप निकल कर आता है द वाटर ट्रॉ के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। इट वॉज अ येलो ब्राउन स्नेक, और वह एक येलो ब्राउन स्नेक है, मतलब काफी जहरीला जो सांप होता है वो है। एक्चुअली द स्नेक रीच्ड देयर फर्स्ट, सो द पोएट डिसाइडेड टू वेट, यानी कि सांप जो था वहां पहले आया था पानी पीने के लिए वाटर ट्रॉ के पास, जुलाई का महीना है। एक रिदम है, एक मतलब रिदम में स्टोरी चल रही है, कैसा ऐसा बात हुआ, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैसेज क्या है। डिसाइडेड टू वेट, और उन्होंने इंतजार करने को, अपने आप को सोचा कि मैं आई एम सेकेंड कमर, मैं दूसरा आने वाला हूं, पहले हमारा फर्स्ट कमर कौन है, सांप है, इसलिए उसका इंतजार हम करते हैं। द पोएट लव्ड, कवि प्यार करते थे, दैट स्नेक वेरी मच, यानी उस सांप को बहुत ज्यादा, बिकॉज इट हैड कम लाइक ए गेस्ट। ये सब उनकी पूरी कविता की भावनाओं को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि लास्टली क्या था कि उनके मन में सांप के प्रति एक अच्छी भावना थी। शुरू में जब आया था तो उनका इंतजार किए, समझिए अच्छी भावना थी तब ना, कि भाई आप पानी पी लीजिए पहले, आपके पीने के पश्चात हम करेंगे। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, आपके घर में सांप आएगा तो आप क्या कहिएगा कि जब आप पहले आए हैं पहले पी लीजिए, उसके बाद हम पियेंगे। ऐसा होता है कि आप उसको डंडा से पिलाएंगे, है ना, डंडा से पिलाना, समझ रहे ना, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन आप कहते हैं ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना जाए रवि कवि वहां जाए मेरे जैसा अनुभवी। तो इस तरह की जो सोच है ना, वो सोच को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। सो इंस्टीड ऑफ किलिंग इट, अतः इसे मारने की बजाय, के बदले, ही बिगेन टू वॉच इट्स मूवमेंट, उसने प्रारंभ कर दिया इसके मूवमेंट को, कैसे कैसे सांप बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, कैसे रुक रहा है, सब देखने लगे। इट ड्रंक वाटर इन हिज इट ड्रंक वाटर, इसने पानी पिया। इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, सांप के लिए, सांप के लिए बाइसेक्ट्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। वाटर इन हिज वाटर ट्रॉ, उनके वाटर ट्रॉ में, उनके वाटर ट्रॉ, हिज किसके लिए हुआ है, लेखक के लिए, मतलब कवि के लिए। एंड इट वॉज गोइंग अवे, और यह चला जा रहा था, क्वाइट पीसफुली, और शांतिपूर्वक यह जा रहा था। यानी क्या हुआ, उसने पानी पिया उनके वाटर ट्रॉ में, वाटर ट्रॉ में वो कौन चीज, जलपात्र जिसमें पानी था। द पोएट वॉज कंफ्यूज्ड, कवि जो थे कंफ्यूज्ड हो गए थे, वेदर टू किल द स्नेक इंटर्ड पार्टली इन द होल, यानी कि जब उनको मतलब कंफ्यूज हो गए थे, और वो जब बिल में जा रहा था तब इतना वो जब बचा हुआ था उसका पूंछ वाला भाग, तो उनके मन वो कंफ्यूज हो गए कि इसको मारें कि इसको छोड़ दें, कंफ्यूज हो गए थे। पार्टली इन द होल, होल में यानी बिल में, पार्टली अंशतः जब इंटर कर चुका था तब उनके दिमाग में ये बात आया। द पोएट किल्ड इट, कवि ने अंततः क्या किया, उनके अपने दिमाग की सुनी, और उन्होंने कवि को क्या किया, पीस ऑफ लॉग, सॉरी, द पोएट किल्ड, इसे पोएट ने इसे मारा विथ ए पीस ऑफ लॉग, एक लकड़ी के टुकड़े की सहायता से, एक लकड़ी के टुकड़े से। आफ्टर दिस इवेंट, इस घटना के बाद, द पोएट्स हर्ट इज फील्ड, कवि का हृदय भर गया, इज फील्ड विथ सॉरोज, दुख से। द पोएट इज इन डीप पेन, अब कवि गहरे दुख में चले गए। ही रिग्रेट्स फॉर किलिंग इट, और वह रिग्रेट यानी कि अपने आप को दुखी मान रहे हैं, पछता रहे हैं, फॉर किलिंग इट, किलिंग इट मतलब इसे मारने के लिए। पहले तो वो काम लोग कर देता है, बाद में पछताता है कि नहीं, इस काम तो मैं बेकार किया, हमारा क्या बिगाड़ा था, पानी पीने ही तो आया था, मैंने तो कुछ उसको करना नहीं था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। अक्सर इंसान इस तरह की गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसी बात को मैसेज करके दिया गया है यहाँ पे। ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि द स्नेक वॉज गॉड, सांप जो था, अब देखिए उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, यानी अब पछता रहे हैं। जब आदमी गलती कर देता है तब बाद में उसको पछतावा होता है कि बेकार ऐसा काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी तुलना भगवान से देखिए कर रहे हैं। एंड ही हैज रियली मिस्ड ए चांस टू टॉक विथ हिम, और सचमुच में उसने एक चांस खो दिया टू टॉक विथ हिम, उससे बात करने का। किससे,
यानी कि जो सांप से। ही हैज नाउ डिजायर टू टॉक विद द स्नेक, ही हैज नाउ डिजायर, अब उसकी कामना है, टू टॉक विद द स्नेक, सांप से बात करने की, तो अब तो संभव है नहीं। फाइनली ही विश्ड दैट द स्नेक वुड वन डे कम बैक टू हिम, एक दिन वो सोचते हैं कि एक दिन सांप पुनः आएगा, ऐसा सोच के नहीं, अब मतलब अब तो नहीं हो सकता है उसको तुम्हारे, अब वो भाग गया चला गया, तो अब बाद में पछता रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सांप आएंगे तो मैं उनका फिर से सम्मान करूंगा, जैसे नहीं उनको फिर से, नहीं आप कविता में देखे होंगे तो उन्हें फिर से मुकुट पहनाऊंगा, उनको सम्मान करूंगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कविता है तो कविता में मन की भावनाएं समझी जाती हैं, यानी कि इससे एक संदेश दिया गया है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो दोबारा निश्चित तौर पे कसम खाते हैं कि ऐसी गलती पुनः नहीं करेंगे, लेकिन यही जीवन का चक्र है, ये जीवन में होते रहता है। और सचमुच में कहिए तो इसी को सतरंगी दुनिया जिंदगी कहते हैं, और कविता के माध्यम से इसी तरह के मैसेज दिए जाते हैं। एंड द वेरी लास्ट टॉपिक, द वेरी लास्ट चैप्टर, द नेम इज माई ग्रांड मदर्स हाउस, है ना, ऑफ पोइट्री सेक्शन। अब फिर से ये खत्म हो रहा है, एक सेक्शन ग्रामर हम लोग खत्म किए, आज फिर से समरी सेक्शन आज पुनः खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं शुरू करूं इसको भी। माई ग्रांड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर यानी कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है ये, और इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से कमला दास, है ना, जो अपने बचपन की यादों को, अपने दादी माँ के घर की यादों को अपने ऑटोबायोग्राफी में एक्सप्रेस करती हैं, जिससे एक मतलब जिस तरह के, जिसमें इस कविता का मतलब सारांश मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आत्मकथा से संबंधित, यानी आत्मकथा है, ऑफ कमला दास, कमला दास की। हेयर द पोएटिस, यहाँ कवित्री, हैज प्रेजेंटेड हर फीलिंग्स, ने प्रस्तुत किया है अपनी भावनाओं को, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान दिया है, टू द ग्रैंड मदर, यानी अपने दादी माँ को, हु नर्स्ड एंड ब्राउट अप, हु नर्स्ड, नर्स्ड मतलब जिन्होंने पाला पोसा, और नर्स मतलब सेवा की, एंड ब्राउट अप मतलब लालन पालन किया। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब आपको लिखाया था जिसका अर्थ होता है लालन पालन करना, तो उसी का V2 है ब्राउट अप। ठीक है, हर केयरफुली, यानी कि जिस दादी माँ ने उन्हें बचपन में उनका लालन पालन किया, उसे नर्सिंग दी, नरिशमेंट किया उनका, बहुत ही सावधानी से, उसकी चर्चा कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड, कमला दास शॉर्ट लिस्टेड हुई थी फॉर द नोबेल प्राइज, यानी चुनी गई थी, आप समझिए सामान्य अर्थ में, नोबेल प्राइज के लिए, इन द लिटरेचर इन 1984, साहित्य के क्षेत्र में 1984 में उनका नाम शॉर्टलिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए साहित्य में। इन दिस पोएम, इस कविता में, सी सोज, वह दिखलाते हैं, हर लव, अपने प्यार को, एंड अफेक्शन, और अपने उसके प्रति स्नेह को, अफेक्शन का मतलब स्नेह, विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के लिए, एंड इट्स हाउस, और उनके घर के लिए, यानी उस घर में, जिस घर में वो अपना बचपन बिताई थी, उस घर को और दादी माँ को याद करते हुए उनके प्रति प्यार और स्नेह को जताती है। सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती हैं, हाउ द फील्स लॉनली आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, कि वह वर्णन करती हैं कि हाउ द फील्स लॉनली, किस प्रकार से उसने अकेला महसूस किया, तन्हा महसूस किया, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के मृत्यु के पश्चात। दैट हाउस वॉज ए सिंबल ऑफ लव, यानी वो घर प्यार का प्रतीक था, हैप्पीनेस खुशियों का प्रतीक था, एंड पीस और शांति का प्रतीक था, टू कमला दास, यानी कमला दास के लिए। सी इंजॉयड देयर, वो वहां पे काफी इंजॉय की, ए फ्री एंड हैप्पी लाइफ, यानी एक स्वतंत्र और खुशी भरा जीवन, बट आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, लेकिन अपनी दादी माँ की मृत्यु के पश्चात, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, हर कुछ बदल गया था। नाउ स्नेक स्टार्टेड टू मूव अमोंग बुक्स, किताबों के बीच में अब सांप घूमने लगे थे, मतलब इतना कुछ बदल गया था, वो खंडहर सा बन गया था। सी रिमेंबर्स, वह याद करते हैं, दैट एट दैट टाइम, यानी उस समय, व्हेन सी वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, चाइल्ड, सी रिकॉल्स एट दैट टाइम, वह उन चीजों को, उन समय को याद करती है, व्हेन सी वाज ए चाइल्ड, जब वह एक छोटी बच्ची थी। Now once again she wishes to go there. Now once, एक बार, again वह पुनः वहां जाने की इच्छा जताती है। She misses the house very much, वह उस घर को काफी मिस भी करती है।
सी अगेन वांट्स टू एंजॉय हर फ्रीडम, और वह पुनः अपने बचपन के दिनों को यानी उस आज़ादी को पुनः एंजॉय करना चाहती है। एंड लव बट ट्रूली, और एंड लव बट ट्रूली सी फील्स लोनली, और लेकिन वो प्यार पाना चाहती है, उस घर को याद करना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह अब अकेला अपने आप को महसूस करती है। शी इज फ्रस्ट्रेटेड, और वह इस बात को सुनकर अपने आप को खुशी आनंदित महसूस करती है, लेकिन अब वह फ्रस्ट्रेट हो गई है कि अब वो उन्हें कभी भी मिल नहीं सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हो गया खत्म। तो आपको मैंने अभी ना लगभग 10 और उधर 11, तो 21 चैप्टर 5 दिन में खत्म किया। और मेरा पर्पस सिर्फ ये था, आप देखें गौर किए होंगे कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाया। स्पीड में इसलिए पढ़ाया, थोड़ा मतलब स्पीड कम करके अगर पढ़ाता तो और अट्रैक्टिव होता और इफेक्टिव होता, मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता था, लेकिन संभवतः मैंने ऐसा किया नहीं। ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम का एक लिमिटेशन होता है, और मुझे सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना था, मुझे इसका अर्थ समझाना नहीं था, इस चैप्टर के प्रति एक परसेप्शन क्रिएट करना था, ताकि इसके ओवरव्यू को आप समझकर एक रिमाइंड करके आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बनाने में आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो ये 5 दिन का हमारा क्लास का टारगेट था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, मैं आपको लास्ट में, जिस दिन हमारा लास्ट क्लास इंग्लिश का करेंगे, मैं क्वेश्चन बैंक लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन ही लाके मैं आपको ना हर क्वेश्चन को हिंट दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ना। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें कौन सा ट्रिक अपनाना है कि उस ट्रिक के तहत हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स ही था ये, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ये हमारा एक 1.5 महीने 2 महीने का जो कोर्स शुरू ये वाला है क्रैश कोर्स, इसका मकसद है कि हाउ टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेन पर्पस यही है, नॉलेज नहीं था। नॉलेज के लिए तो साल भर कोर्स होते हैं, आपने जो लिया जो हासिल किया वो आपके लिए है, लेकिन इस कोर्स का मकसद सिर्फ था कि आपको किस तरह से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, कोशिश हम जरूर कर रहे हैं, अगर आप भी उतना ही कोशिश करेंगे तो 100% हम सफल होंगे। 2 दिन का क्लास अब बंद रहेगा, और इस 2 दिन में मैं आपको स्टडी मटेरियल तैयार करके, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मंडे को आप जरूर ले लीजिएगा, अगर 100% इफेक्टिव होना चाहते हैं तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, चूंकि मैं प्रिंट आउट करके लाऊंगा, उसके लिए पे आपको करना पड़ेगा, है ना, और मैं उस दिन लाऊंगा। चूंकि 2 दिन छुट्टी रहेगा तो 2 दिन में मैं पूरा करके, उसमें ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर, ये सारा उसमें चीज रहेगा, आपको उसके अनुसार से देखना है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया? नहीं तो उस दिन मैं आपको बताते चलूंगा एक एक करके, अब फिर आपको लिखना पड़ेगा। बाय द वे, आप अगर मंडे को नहीं ले पाते हैं तो अगले दिन आप लेंगे, लेकिन एक दिन उसमें आंसर को आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद वहां जाके आप टिक लगा लेंगे। दरअसल आपको प्रिंट आउट दे दूंगा मैं, तो यहाँ आपको आंसर बताते चलूंगा और आप उसको टिक करते चलना। उसमें हम लोग ना काफी इंटीमेट होकर इंटरेक्शन हो जाएंगे, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका जवाब देते चलोगे, और यहाँ पर हम करेक्शन कर करके, इससे क्या होगा ना, आप इसमें जुड़ेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।